हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रजनेश सर। आज मानव विकास की जो प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक अवस्था के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, शैशवावस्था के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाल्यावस्था। आज हम लोग बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था होती क्या है। ये भी आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम एक एक करके समझते चलेंगे। बाल्यावस्था होती क्या है? बाल्यावस्था वो अवस्था होती है जिसमें बालक का विकास एक औसत दर्जे से होता चला जाता है, जिसमें उसके संवेग, उसके चिंतन, उसके तर्क, उसके नैतिकता, उसकी सामाजिकता, सारा विकास उसमें होता है, लेकिन एक औसत दर्जे से। बहुत ये जो विकास का दर होता है शैशवावस्था की अपेक्षा इसमें धीमा होता है, ठीक। और जो बाल्यावस्था की एज डिफाइन की गई है कि बाल्यावस्था किस एज को माना जाता है, तो कई लोग कहते हैं कि 2 से 6 वर्ष, तो वो पूर्व बाल्यावस्था, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर ओनली बाल्यावस्था की बात होती है तो वो 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। 6 वर्ष किसको कहते हैं? जो 6 से 9 वर्ष होता है उसको नाम दिया गया है संचयी बाल्यावस्था। ये 6 से 9 वर्ष के अंतर्गत आता है। इसको संचयी बाल्यावस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बालक का शैशवावस्था भी तुरंत खत्म हुई रहती है, और इसमें बालक क्या करता है? अपने आचरण को अनुकरण, अभी उसमें अनुकरण होता है शैशवावस्था में, उसी अनुकरण के माध्यम से आचरण को, नैतिकता को, सामाजिकता को ये धीरे धीरे संचित करता है, संचित कर लेता है, ठीक। और उस संचित करने के बाद वो जितने भी कार्य होते हैं, नैतिकता, सामाजिकता, व्यवहार, कुशलता, तार्किकता, अन्य जितने भी आदि होते हैं, उसका प्रयोग वो किस में करता है? 9 से 12 वर्ष की अवस्था में, जिसको परिपाक बाल्यावस्था कहते हैं। मतलब जो भी अभी तक उसने सीखा होता है 9 से 12 संचयी बाल्यावस्था में, जितने भी नैतिकता, आचरण जो भी कुछ सीखा रहता है उसका प्रयोग भी तो करना है। किस रूप में प्रयोग करता है, किस एज में प्रयोग करता है? 9 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसीलिए इस अवस्था को, बाल्यावस्था को कहा जाता है कि मिथ्या अवस्था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो न ये घर का रहता है और न कि घाट का। क्यों? क्योंकि न ये तो बालक रहता है और न तो वयस्क रहता है। ये एक बीच की अवस्था होती है, ये पेंडुलम की, घड़ी की पेंडुलम की तरह ये बाल्यावस्था झूलती रहती है। ये अपने कार्यों को कर नहीं पाता है, कि सोचता है ये कार्य करूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर अपने निर्णय भी नहीं ले पाता है, क्रोध भी नहीं ढंग से कर पाता है। जो शैशवावस्था में वो कर लेता है, जो किशोरा, अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे किशोरावस्था, उसमें वो कर लेता है। लेकिन इस अवस्था में वो अपने आप को परिपक्व घोषित करता है, लेकिन परिपक्व घोषित नहीं हो पाता है। इसीलिए इसके बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं। मैं उन उपनामों का चर्चा कर ले रहा हूँ कि कौन कौन से उपनाम हैं, जो लिख दे रहा हूँ। उपनाम, पहला उपनाम है गंदी अवस्था। ये देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछता है कौन सी अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि बाल्यावस्था को ही गंदी अवस्था कहते हैं। इसको गंदी अवस्था क्यों कहते हैं?
इसको गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक जब स्कूल गया रहता है, स्कूल से आता है वही ड्रेस पहने, बैग को इस अपने सही जगह पे नहीं रखता, उसी कपड़े को पहन के खेलना शुरू कर देता है, तो बहुत सारी चीज़ों को इधर तालमेल नहीं बैठा पाता है और उस चीज़ को गंदा कर देता है, कपड़ों को गंदा कर देता है, इधर उधर सामान रखा होता है उसको गंदा कर देता है, मतलब कुछ भी चीज़ें व्यवस्थित वो नहीं रखता है, वो गंदा करता चला जाता है, इसलिए उसको गंदी अवस्था कहते हैं। जो दूसरा उपनाम दिया गया है टोली या समूह की अवस्था, इसको अंग्रेजी में गैंग एज कहते हैं। आप लोग भी अपने एज में किया होगा, एक समूह के साथ घूम रहे होंगे, मैं एक टोली बना के घूम रहे होंगे, आज ये काम करना है, बहुत सारे खेल साथ में मिलके खेल रहे होंगे। ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है? टोली। आपको समूह बनाने में बड़ा मज़ा आता है। समूह किस प्रकार का? समलैंगिक समूह, मतलब जो पुरुष है पुरुष के साथ खेलना पसंद करता है, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, इस तरह के ये समूह होते हैं। ठीक, इसको टोली या समूह कहते हैं। तीसरा जो है उसको कहते हैं खेल की अवस्था। खेल की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस उम्र तक आते आते बालक खेलने में ज़्यादा रुचि लेता है, कोई भी कार्य खेलने से, इसीलिए कहा जाता है जो प्लेवे के साथ पढ़ाई होती है वो खेल खेल में पढ़ाई होती है, बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है। इसीलिए इस माध्यम में भी खेल की अवस्था, खेल के माध्यम से बच्चों को कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। अब तो एनसीईआरटी ने भी इसकी पुष्टि की है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, स्पेशल उसके लिए घंटी रखी गई है। ठीक, इसीलिए इसको खेल की अवस्था भी कहते हैं कि बच्चे इसमें खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक, विद्यालय की अवस्था, विद्यालय की अवस्था, इस विद्यालय की अवस्था में बालक क्या करते हैं? नाम से ही स्पष्ट होगा, बालक क्या करते हैं? स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, स्कूल जाते हैं वो इसी अवस्था में। ठीक, इसलिए विद्यालय की अवस्था कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में कि समाजीकरण की अवस्था कब प्रारंभ होती है बालक में, तो आपका उत्तर होगा बाल्यावस्था में। इसको समाजीकरण की भी अवस्था कहते हैं, समाजीकरण की अवस्था, मतलब इसी समय बालक में शैशवावस्था में तो अभाव होता है, लेकिन बाल्यावस्था में समाजीकरण होना शुरू हो जाता है और एक धीरे 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 बहुत तेज़ी के साथ उसका समाजीकरण होता है। ठीक, अगला उपनाम है तार्किक चिंतन की अवस्था। इसको तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे से कुछ कार्य करवाया जाता है तो वो तर्क करना शुरू करता है कि ये कैसे कार्य होगा, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। थोड़े बहुत मूर्त की अवस्था भी इसको कहते हैं कि इसको मूर्त अवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि बालक का जो तर्क करने की क्षमता होती है इसमें विकास हो गया रहता है और अपना थोड़ा बहुत अच्छा बुरा सोच सकता है, उसके लिए वो तर्क करता है कि क्या मेरे लिए अच्छी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। ठीक, ये तो था, जितने भी हैं इसके उपनाम हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये जितने भी उपनाम हैं किसी न किसी टेट, सुपर टेट, सी टेट और अन्य राज्यों के जो भी टेट वगैरह के सुपर टेट के पेपर होते हैं उनमें ये कहीं न कहीं से ये प्रश्न हैं, यही इसके उपनाम हैं। बस पूछ देता है बाल्यावस्था को कि इनमें से किस नाम से जाना जाता है, चाहे इस नाम को किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं भी दी होंगी, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी आती हैं तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस लिख दे रहा हूं, कोल एंड ब्रूस। कोल मतलब कोलगेट
और ब्रश करने वाला, ये कोलगेट से ब्रश करने वाले हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहा है बाल्यावस्था को, आप लोगों ने परिभाषाएं जरूर ये देखी होगी। इस ट्रिक के माध्यम से कोलगेट के द्वारा ब्रश करना। ठीक, उन्होंने क्या कहा है बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। कोल एंड ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का, जो कहते हैं ना जीवन का अनोखा काल, इसमें एकदम बिल्कुल यूनिक कार्य होते हैं, बहुत अलग अलग ढंग से कार्य होते हैं, इसलिए इसको बाल्यावस्था का अनोखा काल कहा है। ठीक, अब बात होती है रास रसैया। भगवान कृष्ण का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, इससे याद रखिएगा। रास रसैया वो क्या कहते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है वो छदम, मिथ्या, झूठी, परिपक्वता, मतलब उन्होंने अगर एग्जाम में पूछे छदम पूछे चाहे मिथ्या कहे चाहे झूठी है, तीनों बात एक ही है। छदम, झूठी, मिथ्या, परिपक्वता की अवस्था। बालक इसमें अपने आप को क्या समझता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस अवस्था में बालक अपने आप को तो समझता बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक, न वो निर्णय लेने की क्षमता है उसके अंदर, न कुछ अन्य कार्यों को ढंग से करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसको रास रसैया महोदय ने कहा है छद्म, मिथ्या, झूठी, परिपक्वता। और एक लास्ट और कोटेशन बता दे रहा हूँ स्ट्रैंग महोदय का। बस स्ट्रेंजर का नाम सुने हैं? हाँ बिल्कुल, स्ट्रैंग। ये स्ट्रैंग महोदय कहते हैं कि 10 साल का जो बालक होता है, 10 वर्ष का बालक, ऐसा कोई खेल नहीं है, ऐसा कोई खेल नहीं है जो वो खेल खेला ना हो, खेल खेला ना हो। स्ट्रेंजर महोदय कहते हैं कि जो भी बालक है 10 वर्ष का बालक, ऐसा कोई खेल ही नहीं बचा है जिसको वो खेला ना हो, थोड़ा बहुत देख के बैठा हो, समझा हो, थोड़ा बहुत जरूर करके देखा है। तो ये महत्वपूर्ण जो कोटेशन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कोटेशन किसने कहा है। अक्सर एग्जाम में एक न कोटेशन आपके यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में रहता है। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था के जो शारीरिक विकास है किस तरह से होता है। शारीरिक विकास किस रूप में होता है? 6 वर्ष, जब 6 वर्ष और एक 12 वर्ष, ये 6 वर्ष प्रारंभ होता है और ये अंत होता है। प्रारंभ में क्या होता है? लड़के लड़कियां, फिर लड़के लड़कियां। इसमें क्या होता है, जो 6 वर्ष की अवस्था जब प्रारंभ होती है तो लड़कों की जो हाइट होती है वो अधिक होती है। मतलब हाइट उस समय कितनी होती है? 108 सेंटीमीटर। और लड़कियों की जो हाइट होती है वो कम होती है। कितनी होती है? 107 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था का अंत आता है, लड़कियों की जो हाइट होती है वो लड़कों की अपेक्षा बड़ी हो जाती है। तो लड़कों की इस समय हाइट क्या होती है? 138.2 सेंटीमीटर। और जो लड़कियों की हाइट देखिए 12 वर्ष के अंत तक कितनी हो रही है? 139.3।
सेंटीमीटर। ये इस तरह इनकी हाइट होती है। शुरुआत में तो कम होता है लेकिन बाद में ये हाइट बढ़ जाती है। अब कहा जाता है कि जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, इसमें हृदय की धड़कन देखिएगा कितनी होती है। एक जो होती है हृदय की धड़कन वो 100 प्रति बीट होती है, 100 प्रति मिनट होती है। 100 बार धड़कता है दिल, इसमें अधिक होती है। ठीक, ये आया समझ। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये तो धड़कन की संख्या हो गई। और हड्डियों की संख्या, इसमें हड्डियों की संख्या ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए 350। जो हड्डियों की संख्या है वो 350 है। और आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ कि जब बालक का जन्म होता है, बालक का उस समय उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं बता दे रहा हूँ, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 60 से 70 होती है। मतलब जन्म के समय बालक में जो हड्डियां होती हैं वो 60 से 70 होती हैं। और जो मांसपेशियां होती हैं कितनी, मतलब विकास कितना होता है मांसपेशियों का, तो वो 35%। मांसपेशी विकास वो कितना होता है 35%। मतलब मांसपेशियों का जो विकास होता है वो 35% तक हो जाता है। और कहा जाता है कि जो बाल्यावस्था में जो दांत कब आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, तो वो जो एज है वो क्या होती है, 6 से 12 होती है कि 9 से 12 होती है, क्या होती है। तो जो दांत आते हैं वो 9 से 12 वर्ष की अवस्थाओं में आते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा समय आपका लूँगा, बस। एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, एक ओडिपस, इलेक्ट्रा ग्रंथि, एक ओडिपस। ये किस में पाई जाती है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों में। और जो ओडिपस है वो लड़कों में। इसको, ये होता क्या है, ये लड़कियों में पाया जाता है तो ये मातृ विरोधी, मतलब माता जी को मातृ विरोधी, और पुरुषों में पितृ विरोधी। मतलब ये नाम ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार। तो ये यही होता है कि लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो ओडिपस होती है, जो पिता का विरोध करती है। विरोध करने का मतलब झगड़ा नहीं करती है, मतलब एक तरह से उनको पसंद नहीं करती है। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो माता को पसंद नहीं करती है, ठीक। और विकास का जो क्रम होता है, बहुत आसान से लाइन में समझ लीजिएगा, वो इसी तरह से होता है। ऐसे पहले शैशवावस्था ऊपर जाती है, उसके बाद बाल्यावस्था में कम होता है, उसके बाद किशोरावस्था में अधिक होता है। मतलब जो विकास का दर होता है शुरुआत में तेज होता है, बाल्यावस्था में कम होता है और किशोरावस्था में फिर तेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल A to Z क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक, धन्यवाद साथियों।